मॉर्निंग, टेक योर सीट। चलिए, अंतिम क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। क्या था प्रकाश के अपवर्तन का नियम। इस क्लास में हम लोग के पढ़ना है पार्श्विक विस्थापन और अपवर्तन। ठीक है, तो पार्श्विक विस्थापन का हेडिंग बनाएंगे। क्या है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन के मतलब क्या होता है, तो आराम आराम से देखना, हड़बड़ाना नहीं है। पार्श्विक विस्थापन हम उसको बोलते हैं जिसमें एक कांच के सिले, कल हम बताए थे कि एक कांच के स्लैब से लाइट कैसे गुजारा जाता है। कांच के स्लैब से लाइट कैसे गुजारा जाता है, उसमें हम लोग देखे थे कि जो आपतित किरण था और जो निर्गत किरण था वो एक दूसरे से पैरेलल गुजर रहा था। तो वही कांच के स्लैब से जो लाइट गुजारते हैं और लाइट गुजारने के बाद जो आपतित किरण और निर्गत किरण के जो बीच के डिस्टेंस होता है, जो बीच के दूरी होता है, वह दूरी लंबवत होना चाहिए। लंबवत के मतलब क्या होता है, पैरेलल जाएगा। जब लंबवत होगा तब वो कैसा जाएगा, पैरेलल। और वही दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन। मतलब परिभाषा बोलेंगे तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन। देखिएगा यहाँ मान लिया जाए एक कांच के स्लैब है, ये कांच का स्लैब हो गया, ये कांच है। अब यहाँ से कांच है मतलब अब माध्यम चेंज हो जाएगा, लाइट आएगा हवा से, यहाँ लिखेंगे हवा मतलब विरल माध्यम, जाएगा कांच के स्लैब में मतलब सघन माध्यम, और कांच के स्लैब से निकलेगा तो फिर कहाँ पहुंच जाएगा, हवा। अब लाइट देखिए हम लाते, लाइट गुजारते, जब भी अपवर्तन कराना रहेगा तो लाइट तिरछा लाएंगे, इन्हें की सोझा लाइट गुजारेंगे। जब भी अपवर्तन होगा तो तिरछा लाइन में ही अपवर्तन होती है। अब अपवर्तन के लिए जहां पर लाइट पड़ेगा, जब माध्यम चेंज होगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे या सघन माध्यम से विरल माध्यम में, उसी बिंदु पर अभिलंब खींचना है, उसी बिंदु पर अभिलंब खींचना है। चलिए यहाँ हम लोग अभिलंब खींच लेते हैं। अगर जो यह भी हवा ही रहता तो लाइट अपना रियल पथ में ऐसे ही जाता, लेकिन अब कांच में आया मतलब विरल से सघन में आया और ये अभिलंब से अभिलंब की ओर झुकेगी। हम लोग पढ़े हैं कि जब प्रकाश के किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब के ओर झुकती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। फिर यहाँ माध्यम चेंज होगा मतलब फिर एक अभिलंब खींचेंगे, और यहाँ से अभिलंब, अगर जो यह कांच ही रहता तो ऐसे ही गुजरता, लेकिन क्या है, हवा आ जाएगा मतलब ये अभिलंब से क्या होंगे, दूर। और जो लाइट आने वाला था वो भी लाइट देखो इस तरह से जा रहा है। अब ई गया जो निर्गत किरण है, इसका नाम हम लोग लिखेंगे निर्गत किरण। यहां से आएगा, इसका नाम होगा आपतित किरण। यहाँ जो एंगल, इसका नाम है अभिलंब। क्या होगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कौन, आपतन कोण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कौन, अपवर्तन कोण। यहाँ मान लेते हैं R1, एक और यहाँ बनेगा तो इसका नाम R2, और यहाँ जो बनेगा निर्गत कोण, जिसको हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, ई से सूचित करते हैं। मतलब फाइनली इसमें यही देखना है कि जो आपतित किरण गया है और जो निर्गत किरण है, ये आपतित किरण और निर्गत किरण के जे बीच के जे दूरी होगा वो एकदम लंबवत दूरी होना चाहिए। लंबवत के मतलब पैरेलल जाना चाहिए, समांतर जाना चाहिए, और इसी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पार्श्विक विस्थापन क्या है, ये उदाहरण दे तो पार्श्विक विस्थापन के परिभाषा और ये चित्र बना देना। ठीक है, हेडिंग बना के लिख लीजिए पार्श्विक विस्थापन।
चलिए पार्श्विक विस्थापन में लिखना है जब प्रकाश के किरणें, जब प्रकाश की आपतित किरणें, जब प्रकाश की आपतित किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। सिंपल भाषा में इसको लिखना है तो लिख देना है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को क्या कहेंगे? पार्श्विक विस्थापन। यानी आपतित किरण आने वाली और जो अपवर्तन के बाद जो गुजरेगी, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के लंबवत दूरी को क्या कहेंगे? पार्श्विक विस्थापन। चित्र बना लेना है। अब इसके बाद लिखना है कि पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करता है। हेडिंग बनाइए, इसको मिटा देते हैं। पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पे निर्भर करता है? क्या होगा? पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करता है? हो गया। चलिए 2-3 बात इसमें हम लोग लिख लेंगे। पहला में लिखिएगा, पहला में पार्श्विक विस्थापन, पहला में लिखिएगा किन किन बातों पर निर्भर करता है, जिसमें पहला होगा पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन कांच स्लैब के, पार्श्विक विस्थापन कांच स्लैब के, कांच स्लैब के मोटाई का सीधा समानुपाती होती है। मोटाई के सीधा समानुपाती होती है। मोटाई के सीधा समानुपाती होती है। सीधा समानुपाती होती। दूसरा लिखिएगा, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन आपतन कोण के सीधा समानुपाती होती है। आपतन कोण के सीधा समानुपाती होती है। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना? सीधा समानुपाती के मतलब है, देखो यहाँ से हम लोग अभी जो लाइट गुजारे थे यहाँ से बना था, ये आपतित किरण है, ठीक है, ये कांच के स्लैब है। अब यहाँ से लाइट जब हम लोग लाए तो ये जाएगा इधर, इधर इधर जो गुजरा ना, ये आपतित किरण का आपतन कोण के मतलब ऊपर जितना बड़ा होगा, आपतन कोण जितना बड़ा होगा, यहाँ जो पार्श्विक विस्थापन होगा उतना ही बड़ा होगा, उतना ही ज्यादा होगा। सीधा समानुपाती के मतलब जब आपतन कोण के मान हम बड़ा करेंगे तो पार्श्विक विस्थापन भी क्या होगा? बड़ा होगा। अगर जो आपतन कोण छोटा करेंगे, मतलब हम यहीं से सटा के गुजारेंगे, तो आपतन कोण छोटा हो गया
और जब आपतन कोण छोटा होगा तब मेरा पार्श्विक जो विस्थापन होगा वो भी क्या होगा, छोटा होगा। पहला में बताएं कि इसका कांच के स्लैब के मोटाई के सीधा समानुपाती। कांच के सीधा समानुपाती के मतलब है कि अगर जो बड़ा कांच के स्लैब लेंगे, जितना कांच के स्लैब बड़ा होगा उसका पार्श्विक विस्थापन भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। मतलब समानुपाती का मतलब होता है कि अगर जो हम एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती के मतलब होता है एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा। ये दोनों सब समानुपाती के मतलब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती के मतलब उल्टा होता है, तो एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। यहीं पर अगर जो हम लिखते कि मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती तो क्या होता, मोटाई बढ़ाते तो विस्थापन घटता। लेकिन है समानुपाती, समानुपाती के मतलब मोटाई बढ़ेगा तो विस्थापन भी बढ़ेगा। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि पार्श्विक विस्थापन उसका मोटाई में क्या संबंध होता है, तो संबंध में नीचे आएगा समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, इनमें से कोई नहीं या दोनों कुछ भी रहेगा। तो ध्यान रखना, मोटाई के सीधा समानुपाती, आपतन कोण के सीधा समानुपाती। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, लिखिए पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन पार्श्विक विस्थापन कांच के स्लैब के, कांच के स्लैब के, कांच के स्लैब के अपवर्तनांक का, अपवर्तनांक का सीधा समानुपाती होती है। सीधा समानुपाती होती है, सीधा समानुपाती होती। कितना पॉइंट हुआ, 3। एक और लिख लीजिए, एक और देखिए पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन आपतित किरण के, आपतित किरण के आपतित किरण के तरंगदैर्घ्य का, आपतित किरण के तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होती है। तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझ में आया? तरंगदैर्घ्य समझ में आया किसी को? तरंगदैर्घ्य के मतलब होता है, देखो चलो इसको थोड़ा सा जब हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे ना तो उससे आगे तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, आयाम सब बताएंगे। अभी हम लोग देखेंगे तरंगदैर्घ्य का मतलब लहरिया कट तो जानवे करता है, ये तो नहीं कैसे जानेगा, इसमें तो मास्टर है। चलिए यहाँ लाइट है, यहाँ है, मान लीजिए यहाँ से निकलेगा, ठीक है, ये लहरिया कट में ऊपर नीचे, ठीक। जब ऊपर नीचे तरंग गुजरती है तो इसका ऊपरी शीर्ष यानी ऊपर वाला शीर्ष और नीचे वाला क्या होता है, गर्त होता है। इसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, गर्त। इसमें भी जाएंगे तो क्या होगा, शीर्ष होगा यहाँ और फिर क्या होगा, नीचे गर्त होगा। तो तरंगदैर्घ्य हम बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य उसको बोलते हैं या तो दो शीर्ष, कितना, दो शीर्ष के बीच के दूरी, या तो दो गर्त के बीच के दूरी, दो शीर्ष के बीच के दूरी या दो गर्त के बीच के दूरी को ही क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के जो दूरी होगा वो क्या कहलाएगा, तरंगदैर्घ्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तरंगदैर्घ्य। अब हम बताते हैं, तुम लोग सोचो, मान लिया जाए जमीन पर दौड़ा रहे हैं, ठीक है, दौड़ने वाला काम ध्यान रखना अपवर्तन होगा, रटना नहीं कि अपवर्तन किसे कहते हैं, बस समझना है कि खुद से फील करना है
कि मान लिया जो हम जमीन पर दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते हम पानी में एंट्री कर गए। अब मेरे साथ क्या होगा, जमीन पर जितना पैर फैला रहे थे क्या पानी उतना पैर फैलेगा? क्या होगा? कम होगा ने। मतलब देखो जमीन पर ही लंबा लंबा छलांग मार के जा रहे थे, पानी में जब जाएंगे तो छोटा छोटा हो जाएगा। छोटा छोटा के मतलब इसका भी दूरी घटेगा ने। घटे का मतलब विस्थापन, सॉरी यहाँ क्या होगा, तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती के मतलब कम। मतलब जितना पार्श्विक विस्थापन ज्यादा होगा उतना तरंगदैर्घ्य उसका क्या होगा? कम होगा। समझ में आया बात? चलिए इसको हम अलग से डिटेल पढ़ाएंगे, तरंगदैर्घ्य जब किरण वाला जाएंगे ना, जब कलर उलर पढ़ाएंगे तब बताएंगे वहां, अभी नहीं। अभी जो पढ़ रहा है सीरियल से पढ़िए, अगर जो इसको छोड़ के इसको पढ़ाने लगेंगे तो फिर नहीं वो तो घोष हो जाएगा, कुछ नहीं बुझाएगा। आगे बताइए, आगे अगला है देखिए, अब हम लोग के पढ़ाना है अपवर्तनांक। मेन मुद्दा और मेन बात, बहुत बढ़िया बात। इसके बाद एक पार्ट खत्म हो जाएगा, इसके अपवर्तनांक समझ जाएंगे तो फिर लेंस जाएंगे। एक पार्ट तक अपवर्तनांक है, अब इसको गौर से समझिएगा। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए सुनिएगा, अपवर्तनांक जो है बाबू, रटना कुछ भी नहीं, एकदम पहले एकदम देहाती भाषा हम समझेंगे, उसके बाद आगे। अपवर्तनांक को हम लोग अलग अलग तरीका से परिभाषित करेंगे। अपवर्तनांक को अलग, पहले हम इसका बेसिक बात देखते हैं। बेसिक बात, स्नेल के नियम हम लोग पढ़े हैं ना, क्या था? साइन आई बटा साइन आर। मतलब क्या, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया एक नियतांक था, उसको अपवर्तन कहते हैं। मतलब सिंपल परिभाषा अगर जो अपवर्तन के बनाएंगे तो क्या बनेगा कि साइन आई बटा साइन आर जो बन रहा था वो अपवर्तन कहलाता था ने। मतलब कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया के जो अनुपात होगा उसको क्या कहेंगे? अपवर्तनांक कहेंगे। क्या कहेंगे? अपवर्तनांक कहेंगे, बेसिक बात। लेकिन जब हम लोग और इसको डिटेल देखते हैं तो अपवर्तनांक के परिभाषा दो तरीका से निकालेंगे। दो तरीका से मतलब कि अपवर्तनांक जो होगा दो प्रकार के, एक सापेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, एक क्या होगा निरपेक्ष और दूसरा में क्या होगा सापेक्ष अपवर्तनांक। इसको हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक लिख लेते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। दूसरा होगा सापेक्ष अपवर्तनांक। यही दोनों पार्ट, एक होगा निरपेक्ष और दूसरा होगा सापेक्ष। अब साइन आई बटा साइन आर के तो हम लोग बात देख लिए। अब साइन आई बटा साइन आर के मतलब होगा अपवर्तनांक, यहाँ लिख देते। चलिए देखो, एक है निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा है सापेक्ष अपवर्तनांक। सिंपल सा बात समझेंगे हम लोग, देखें कि साइन आई बटा साइन आई के मतलब है कि आपतित किरण, तब नहीं बनेगा। आर के मतलब है अपवर्तित किरण। मतलब कि ये दोनों बात जो होगा वो क्या होगा अपवर्तन के घटना में। अपवर्तन के घटना में सोचो कि जब भी आपतित किरण और अपवर्तित किरण होगा मतलब दो माध्यम होगा, है ना, दो माध्यम होगा। अगर जो आपको दो क्लियर माध्यम दे दिया, क्लियर मतलब कंफर्म दे दिया, जैसे हवा से जाना पानी में या पानी से जाना कांच में है ना होगा। और जब हवा से जाना पानी में हमारे पास कंफर्म दिया गया है ना, तो हमें पता है कि हवा में प्रकाश के चाल कितना होता है, जिसमें जाएंगे उसमें भी पता है कितना होगा। तो उन दोनों के बीच कंपेयर होगा। जो कंफर्म माध्यम दिया गया, कंफर्म के मतलब जो क्लियर लिख दिया कि कांच है और ये हवा है, या कांच है और इसमें पानी में जाना है, तो जब दो क्लियर माध्यम दिया रहेगा और उसमें पहला माध्यम में प्रकाश के चाल और दूसरा माध्यम में प्रकाश के चाल
के अनुपात को ही क्या कहेंगे? सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहेंगे? सापेक्ष। मतलब कि जब दो क्लियर माध्यम दिया रहेगा, जो दो अलग अलग माध्यम दिया रहेगा, और उन दोनों माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहेंगे? सापेक्ष अपवर्तनांक। मतलब इसका परिभाषा अगर जो बनाएंगे तो पहला माध्यम में प्रथम माध्यम में प्रकाश का चाल बटा क्या लिखेंगे? दूसरा माध्यम में प्रकाश के चाल। यही होगा ना? क्या होगा? पहला माध्यम में प्रकाश के चाल और दूसरा माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहेंगे? सापेक्ष अपवर्तन। मतलब कि जब दो अलग अलग माध्यम हमें दिया गया है और उन दोनों माध्यमों में प्रकाश के चाल के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तन। जैसे कांच में प्रकाश के चाल और हीरा में प्रकाश के चाल है, उन दोनों को अगर जो तुलना करेंगे, दोनों को भागा देंगे तो कौन अपवर्तनांक निकलेगा? सापेक्ष अपवर्तनांक। लेकिन कभी ऐसा होगा कि एक माध्यम को दिया रहेगा, जैसे मान लिया जाए पानी के दिया गया है और दूसरा नहीं दिया गया, अब उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? तो जब उसको निर्वात के साथ कंपेयर किया जाता है। किसके साथ? निर्वात मतलब समझ में आता है क्या होता है? जहां हवा नहीं होता है, और जब हवा नहीं होता तो निर्वात को किसी माध्यम के साथ जब कंपेयर करते हैं तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब निर्वात को किसी माध्यम के साथ कंपेयर करते हैं तब निरपेक्ष अपवर्तनांक, और जब दो अलग अलग माध्यम को कंपेयर करते हैं तो सापेक्ष अपवर्तनांक। सिंपल बात समझ में आया क्या? जब दो अलग अलग माध्यम को कंपेयर किया जाएगा तो सापेक्ष अपवर्तनांक, और जब दो माध्यम में निर्वात के साथ कंपेयर किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? अब इसका परिभाषा बताओ तो क्या होगा? निर्वात में प्रकाश के चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहेंगे? सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहेंगे? हाँ, किसी भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहेंगे? भिन्न भिन्न माध्यमों के मतलब दो कन्फर्म माध्यम रहेगा, तो पहला माध्यम ऊपर और दूसरा माध्यम नीचे। पहला माध्यम ऊपर अगर जिसको लिखेंगे, अपवर्तनांक को हम लोग क्या से लिखते हैं? एन से लिखते हैं। पहला माध्यम में चाल मतलब V1 और दूसरा माध्यम में मतलब कितना? V2। इसको लिखेंगे हम लोग एन से। क्या लिखे? निर्वात में प्रकाश का। निर्वात को हम C से सूचित करते हैं। क्या चीज से? C से। अब माध्यम में जाएंगे तो क्या होगा? V। तो पहला फार्मूला बन गया निरपेक्ष अपवर्तनांक में N बराबर C बटा V। N बराबर C बटा V। अगर जो सापेक्ष अपवर्तनांक में जाएंगे तो N बराबर V1 बटा N बराबर V1 बटा। समझ में आया बात? लिखा बे? अगर जो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहेगा, कभी कुछ नहीं लिखा रहेगा, समझ जाना किसका बात करेगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक। और लगभग क्वेश्चन भी आप लोग के कहाँ पूछा जाता है? किससे? निरपेक्ष से। इस सापेक्ष अपवर्तनांक आपको जाके 12वां क्लास में जाते हैं डिटेल। इसको कहाँ पढ़ाना है? 12th क्लास में। अभी क्या आप लोग के पढ़ाना चाहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। हम लोग जब पहला चैप्टर पढ़े थे तो उसमें कुछ प्रकाश के चाल पढ़े थे। निर्वात में प्रकाश के चाल कितना होता है? 10 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। कांच में कितना होता है? 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। पानी में कितना होता है? 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। उसी तरीका से नाइलोन में पढ़े थे, मिट्टी तेल में पढ़े, सबका अलग अलग प्रकाश के चाल था। अब इस फार्मूला के माध्यम से उसका अपवर्तनांक निकाल लेंगे। सबसे इसको याद रखना है, निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर। अभी हम 2-4 निकाल के बताते। हेडिंग बनाइए अपवर्तनांक। अपवर्तनांक समझ में आया सबको ना? किसी को तकलीफ? लिखना शुरू करिए। अपवर्तनांक लिख के दे दीजिए। लिखा बे? लिखिए। लिखे जब
आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, जया का मतलब साइन थीटा, साइन थीटा नहीं यूज कर। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को, के अनुपात को, के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब इसका हम लोग लिखेंगे, जैसे मान लिया जाए यहाँ देखिएगा, ये लाइट आया, यहाँ गुजरेगा, ये हो जाएगा विरल माध्यम, जिसको हम लोग N1 बोलेंगे, ये हो जाएगा सघन माध्यम, जिसका नाम क्या दे देते हैं, N2 दे देते हैं। ठीक है, अब लाइट अगर जो विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, यह विलंब की ओर झुकेगी। यहाँ आपका आपतन कोण, यहाँ आपका अपवर्तन कोण। अब बताओ, इसको जब हम लोग लिखेंगे तो क्या फार्मूला होगा, साइन आई बटा, यही ना लिखा है, आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया को हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहेंगे। अपवर्तनांक को क्या चीज से सूचित करते हैं, एन से। एन से अब हम लोग गए कहाँ, पहला माध्यम से दूसरा माध्यम, पहला माध्यम से दूसरा माध्यम। तो जिसमें जाएंगे, इसको पहले लिखने के लिए सीखना है, जिसमें जाएंगे वो पहले, जिससे आएंगे वो बाद में। मतलब क्या पहले लिखाएगा, 2 की 1, N1 से आए किस में, N2 में, तो पहले 2 लिखाएगा कि पहले 1, वो क्या बोले, जिसमें जाएंगे, जिसमें वो पहले लिखना है, जिसमें जाएंगे वो पहले, जिससे जाएंगे वो बाद में। अब बताओ आए किस में, N तो हम लिख लिए, मतलब है जब हम लोग 2 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, ये 2 और 1 के मतलब क्या, ये 2 और 1 के मतलब कौन विरल कौन सघन, N2 सघन और N1। मतलब इसका होगा कि माध्यम 2 में माध्यम 1 से प्रवेश किया, जिसमें जाएंगे वो पहले लिखना है। ठीक, चलिए यहाँ लिख देते हैं, जिसमें जाएंगे वे पहले, भुलाना ना, एकदम ठेठ में लिखते हैं। ठीक, ये चित्र बनाइए, उसके बाद इसका टाइप हम करेंगे, तेजी से बनाइए इसको। इसी को हम लोग म्यू से भी सूचित कर सकते हैं ना, बन गया। बेटा दे,
चलिए अब हम लोग लिखेंगे अपवर्तनांक कितना प्रकार के, 2 प्रकार के। लिखिए नीचे लिखिए अपवर्तनांक मुख्यतः अपवर्तनांक मुख्यतः 2 प्रकार के होती है। दो प्रकार के होती है। पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक, पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक, पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा में सापेक्ष अपवर्तनांक। पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक। पहला निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक। अब आप एक हेडिंग बनाइए, निरपेक्ष अपवर्तनांक लिख के डैश दीजिए। निरपेक्ष अपवर्तनांक लिख के डैश। निरपेक्ष अपवर्तनांक लिख के डैश। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं बता, अभी हम समझाए थे ना। क्या होगा, निर्वात में प्रकाश के चाल और किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहेंगे। जैसे निरपेक्ष बोलेगा समझ जाएंगे कि निर्वात से कंपेयर करना है। अगर जो सापेक्ष बोलेंगे तो किसी से तुलना करना। हम इसको और देहाती भाषा में बताए थे ना, ब्याह शादी से। हाँ, मान लिया जाए किसी के ब्याह हो गया, अब तुलना किससे होगा। हाँ, पति पत्नी में। जैसन भी रहे, राम मिलावे जोड़ी एक आंधर एक कोढ़ी। हाँ, अब वो है दोनों में क्या करना है, कंपेयर करना है। तो रियल घटना है। अजकर भी ऐसा दिन हुआ, वो ख्याली पुलाव में रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। और जिसको कंफर्म हो गया कि अब ये है, तो वो क्या होगा, सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, लिखिए निरपेक्ष पहले लिखिए। लिखिए जब निर्वात में प्रकाश के चाल, निर्वात में प्रकाश के चाल तथा किसी माध्यम में, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में, किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को, प्रकाश के चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए फार्मूला अगर जो बनाएंगे तो यही बन जाएगा नहीं, क्या हो जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक के, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या बनेगा, निर्वात में प्रकाश के चाल, निर्वात में प्रकाश का चाल तथा माध्यम में प्रकाश के चाल, माध्यम में प्रकाश का, माध्यम के मतलब जिससे हम लोग कंपेयर करेंगे उसके बारे में कह रहे हैं। अब निर्वात के मतलब क्या होगा, इसको सूचित n से करें, अपवर्तनांक को क्या चीज से, n से। निर्वात को हम लोग क्या चीज से करते हैं, c से। क्या चीज से, और माध्यम में मतलब क्या, v से। तो एक फार्मूला बन गया क्या, n बराबर c बटा v, जिसमें निर्वात में प्रकाश के चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यहाँ पर हम 2-4 लिख देते हैं। देखिए यहीं लिख देते हैं।
हम प्रकाश के प्रवर्तन, जब पहला चैप्टर वहां हम पूरा प्रकाश के टेबल बनाए थे कि किसमें कितना होता है। चलिए यहाँ निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, छाप लो। दूसरा, कांच में तेजी से लिखिएगा। हो गया। चलिए नोट करिए, जब तक हम एक क्वेश्चन इससे बना देते हैं, क्वेश्चन एक लिखा देते हैं, इसको मिटा देते हैं ऊपर वाले। कितना होगा? जल में प्रकाश के चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो इसका अपवर्तनांक ज्ञात करें। अपवर्तनांक ज्ञात, एक क्वेश्चन समझिए फिर बताते, फिर लिखाते हैं। क्या क्वेश्चन है? कांच में प्रकाश के चाल दे दिया है, सॉरी जल में प्रकाश के चाल दे दिया और निकालना क्या है? अपवर्तनांक। जल में प्रकाश के चाल दिया गया है और हमें अपवर्तनांक निकालना है। अभी हम लोग फार्मूला पढ़े, अपवर्तनांक बराबर n बराबर कितना? c/v। c के चाल मेरा फिक्स है, कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और किसी माध्यम में, माध्यम कौन दिया गया है? जल है, और जल में प्रकाश के चाल कितना दिया गया है? 2.25 × 10⁸ मीटर। ये देखो 8 मीटर, ये तो निपट गया। कितना बच रहा है? 3/2.25 भागा देंगे, इसको निकलेगा 1.33। कितना निकलेगा? 1. देख बाबू, इसमें इसका भी यूनिट इसका भी यूनिट दोनों कटने गया, इसका मात्रक कुछ आएगा? कुछ मात्रक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़िया बनेगा कि अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या होगा? अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या होगा? क्या होगा? कुछ होगा? नहीं होगा। तो अपवर्तनांक का एसआई मात्रक नहीं होता है। और उसी तरीका से जब अपन एसआई मात्रक नहीं होगा, मात्रक नहीं होगा तब बीमा होगा? नहीं होगा। अपवर्तनांक बीमाहीन है। क्वेश्चन में क्या रहेगा? बीमाहीन। बीमाहीन के मतलब चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो बार बार हम बनाएंगे ना, एक अपवर्तनांक के टेबल बना देते हैं, जिसमें आप देखो जल के अपवर्तनांक कितना आया, कैसे आया, समझ गए ना? चलिए एक लिख लीजिए, उसके बाद हम टेबल बना देते, कुछ लिखा देते अपवर्तनांक।
तेजी से लिखना है। आप लोग के चाल देल रहेगा तो अपवर्तनांक निकाल लेना है, अब अपवर्तनांक देल रहेगा तो चाल निकाल लेना है। जिधर से भी न्यूमेरिकल दे दोनों तरफ से बना सकता है, चाल से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। हो गया? लिखने में बहुत टाइम लगाता है तुम लोग। हो गया? अब हम लोग अपवर्तनांक से एक क्वेश्चन बना लेते हैं, किधर के चाल निकाल। लिखिए क्वेश्चन एक, लिखिए कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 है, तो इसमें प्रकाश की चाल ज्ञात करें। तो इसमें प्रकाश के चाल ज्ञात करें। देखिए क्या दिया गया है, आपके पास अपवर्तनांक दिया है ना, मतलब n के वैल्यू कितना दिया गया है 1.5। हम लोग n बराबर फार्मूला पढ़े हैं, क्या होता है c बटा v। n के मतलब कितना 1.5, c के मतलब कितना 3 गुने 10 पर पावर 8, और नीचे v के मान तो निकालना है तो रह देते। ये v को हम लोग n ले लाएंगे तो यहाँ चलाएगा ना, तो v बराबर कितना बन जाएगा 3 गुने 10 पर पावर 8 बटा 1 पॉइंट कितना 1.5 के मतलब 1.5, 1.5 से भागा 3 में देंगे तो 1.5 दूनी कितना, तभी बराबर 2 गुने 10 पर पावर 8 मीटर। कांच में प्रकाश के चाल कितना निकल गया 2 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास अपवर्तनांक रहेगा तो प्रकाश के चाल निकाल लेंगे, और चाल रहेगा तो प्रकाश के अपवर्तनांक निकाल लेंगे। तो अपवर्तनांक से चाल और चाल से अपवर्तनांक दोनों निकाल लेना है। चलिए नोट करिए फटाक से इसको। हो गया? देखा गया? चलिए अब हम लोग एक टेबल देखो, बार बार अब इतना एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो बार बार निकालना है, कुछ हम लिख लेते हैं जिसको याद कर लेंगे। जैसे अपवर्तनांक लिखा देते, जैसे बोलेंगे तो जल के अपवर्तनांक कितना होगा 1.33, कांच के अपवर्तनांक कितना होगा, इसी तरीका से 2-4 लिखा देते हैं और टेबल बना लेते हैं। चलिए चलिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं माध्यम, लिखिए जल्दी इसको माध्यम, और एक साइड क्या लिखेंगे अपवर्तनांक। माध्यम और एक साइड अपवर्तनांक। माध्यम में पहला क्या लिख लेते हैं हवा। देखो बाबू, हवा में और निर्वात में लगभग सेम होता है, कितना लगभग सेम, थोड़ा सा कम होता है। अगर जो निर्वात में प्रकाश के चाल 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, तो हवा में इसका लगभग बराबर, लगभग मतलब पूरा क्लियर बराबर नहीं, लगभग। अगर जो लगभग रहेगा तो एक भागा देंगे तो कितना आएगा 1 होगा। कहीं कहीं क्वेश्चन आपको मिलेगा लगभग है मतलब 1 से कम नहीं होगा,
तो कभी एक से कम भी दे सकता है, लेकिन एक लिखेंगे। हवा में कितना, ऐसे बोलते जाए, लिख लेगा तुम लोग। दूसरा कांच लिखिए, कांच, कांच में 1.5, कांच का 1.5, जल के 1.33, हीरा के 2.42, हीरा के 2.42, बेंजीन के 1.5, 1 2 3 4, क्या हो गया 5, छठा अल्कोहल के, अल्कोहल में लिखना है 1.36, अल्कोहल के साथ केरोसिन लिख लो, केरोसिन के कितना हो गया 1.47, सतमा, आठवां नीचे लिखो, जगह नहीं लिखा देते हैं। क्राउन कांच होता है, क्राउन कांच। एक होता है फिलांट कांच, फिलांट कांच। क्राउन कांच के 1.52 और इसका 1.65। ये क्राउन कांच और फिलांट कांच समझ में आया। नॉर्मल कांच रहेगा तो कितना बोलेंगे 1 पॉइंट। कभी देखता है चश्मा पहनते हैं तो धूप चश्मा पहनते हैं, धूप चश्मा मतलब धूप में भी पहनने के बाद आपको धूप नियर महसूस नहीं होता। एक चश्मा होता है जो कि अभी मोबाइल चलाने वाला होता है, जिसको हम लोग नाम दिया जाता है कौन, ब्लू कार्ट लेंस। जैसे हम चश्मा पहन ले, कौन चश्मा है, हाँ यही है कि मोबाइल के रेडिएशन से बचाते हैं। जैसे मोबाइल चलाना है, कुछ भी चलाना है ना, तो आंख पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अलग अलग टाइप बनता है कांच के, उसी में दूध कांच और आ गया नीचे, किसका नाम है क्राउन कांच, और एक कौन फिलांट कांच। फिलांट कांच का प्रयोग किया जाता है धूप चश्मा बनाने के लिए। हो गया। एक लिख लीजिए बर्फ के, बर्फ के, बर्फ के 1.31, 1.3, बस रह देते। इतना आप याद रखिएगा। इतना में आपका ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट भी पूछ सकता है, अपवर्तनांक पूछेगा या उसमें चाल पूछेगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद एक और टॉपिक बच गया जिसका नाम क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक। अभी हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़े, इसमें और क्वेश्चन अभी कराना है। अब इसके बाद क्या पढ़ना है, सापेक्ष अपवर्तनांक पढ़ना है। ठीक है, अगला जो सापेक्ष अपवर्तनांक होगा वो अगला क्लास में पढ़ेंगे। आज तक इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है, सापेक्ष अपवर्तनांक से रिलेटेड एक क्लास और होगा, उसके बाद पूरा कंप्लीट। फिर उसके बाद लेंस स्टार्ट करेंगे।